हेलो फ्रेंड्स, मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संरचना के संबंध में अध्ययन करेंगे। अब ये प्राकृतिक संरचना क्या है? जैसे कि राजनीतिक संरचना होती है, देश राज्यों में बटा होता है, राज्य जिलों में बटा होता है, ठीक है। जिले जो होते हैं वो फिर अलग अलग विकास खंड, तहसील, गांव, इस प्रकार से बटे हुए रहते हैं। उसी प्रकार प्राकृतिक विभाजन का भी जो आधार होता है वो उस क्षेत्र की जलवायु, मौसम, स्थलाकृति, तापमान, वर्षा, इस आधार पर इनको वितरित किया जाता है, इस आधार पर इनको बांटा जाता है। तो छत्तीसगढ़ हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ ना कि एक केवल मैदानी प्रदेश है, जबकि नीचे और ऊपर उनमें विशाल पठार और पहाड़ी पाई जाते हैं। इस आधार पर छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन किया गया है। अब छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन हुआ है वो 4 भागों में हुआ है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसे सरगुजा बेसिन भी कहा जाता है, जसपुर सामरी का पाट, जिसे कन्हार बेसिन कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी बेसिन कहा जाता है, दंडकारण्य का पठार, जिसे इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। कि इन चारों का नाम, ठीक है ना, इस प्रकार क्यों रखा गया है, इसके संबंध में हम अध्ययन करते हैं। लेकिन ये नाम और इसके उपनाम हमको याद रखने हैं, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये 4 भागों में विभाजित है। पहली बात तो 4 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं, जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है या सरगुजा बेसिन है, वो किस ओर है? छत्तीसगढ़ के ये आपके उत्तर पश्चिम की ओर है। अब ये पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों कहा जाता है? देखिए कि छत्तीसगढ़ जो है एमपी से अलग हुआ था। एमपी का 30.47% भाग अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था और मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा काट कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। छत्तीसगढ़ बनाने का आधार बहुत सारा था, वो हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो 30.47% था वो 1,35,191 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल देके अलग किया गया। 91, कोई बुक में 92, किसी बुक में 94 मिलता है ना। तो ये जो मध्य प्रदेश का लगा हुआ हिस्सा था, ये मध्य प्रदेश का कौन सा भाग था? ये बघेलखंड का पठार था। बघेलखंड के पठार की जो स्थलाकृति है, छत्तीसगढ़ में लगभग 47%, जो बघेलखंड का पठार है 53% एमपी में और 47% छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। चूंकि यह बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा है, इसलिए इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है। 47% हिस्सा बघेलखंड का ये रखता है। अब इसमें हम देखें, पूर्वी बघेलखंड का पठार या सरगुजा बेसिन का कितना क्षेत्रफल है? 21,863 किलोमीटर स्क्वायर और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का हिस्सा रखता है 16.16%। तो ये आपको याद रखना है, 21,863 किलोमीटर स्क्वायर और 16.16% हिस्सा पूर्वी बघेलखंड का पठार है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा जो है ये झारखंड का जो है, ये छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार का भाग है, कटा हुआ भाग है। ये जो है ये पाट प्रदेश है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं। उसी प्रकार ये जसपुर सामरी पाट है। जसपुर सामरी पाट भी बहुमूल्य खनिज देता है ना, बॉक्साइट देता है। उसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। तो ये जसपुर सामरी पाट है, ये छत्तीसगढ़ का 6,208 किलोमीटर स्क्वायर लेके कितना परसेंट रखता है? 4.59% हिस्सा रखता है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो मध्य भाग है, छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है वो छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है। छत्तीसगढ़ का मैदान, चूंकि ये एक मैदानी प्रदेश है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है या महानदी बेसिन कहते हैं। हम जानते हैं कि सिहावा पर्वत धमतरी से एक नदी निकलती है, महानदी, और अंबागढ़ के पाना बरस से एक नदी निकलती है, शिवनाथ नदी। महानदी और शिवनाथ नदी की जो सहायक नदियां हैं, उनसे पूरे इस
पूरे मैदान का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे महानदी बेसिन कहा जाता है और छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मैदान पूरी तरह से समतल नहीं है, इसके किनारे वाले भाग में ये कुछ उठे हुए भाग हैं, कुछ पहाड़ी भाग हैं। इसके संबंध में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कौन कौन से भाग हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश का मध्य भाग है छत्तीसगढ़ का, वो 68,464 किलोमीटर स्क्वायर लेके 50.34% हिस्सा रखता है। छत्तीसगढ़ का 50% हिस्सा ये रखता है और ये छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। उसी प्रकार सबसे नीचे जो भाग है वो आपका है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार जो है पूरा बस्तर संभाग का एरिया, इसके साथ साथ राजनांदगांव का मानपुर और मोहला वाला हिस्सा जो है वो दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, दंडकारण्य पठार बहुत ही फेमस है। इसका वर्णन रामायण में भी है, जो मैंने रामायण काल पढ़ाया है उसमें इसका वर्णन आया है, उसको आप देख सकते हैं। ये इसका जो क्षेत्रफल है 39,060 किलोमीटर स्क्वायर और 28.91% छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा रखता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ का मैदान सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश, दूसरे नंबर पर दंडकारण्य का पठार 1, 2, तीसरे नंबर पर पूर्वी बघेलखंड का पठार और चौथे नंबर पर जसपुर सामरी पाट का भाग है। तो इतना सबको आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको क्रम जमाने के लिए भी पूछ सकता है और डायरेक्ट क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कौन कौन से शैलों से मिलकर बना है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग जो है बहुत ही पुराने शैलों से मिलकर बना हुआ है ना। तो हम देखते हैं कि जो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है, इसके संबंध में, शैलों के संबंध में भी एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पूर्वी बघेलखंड का पठार या सरगुजा बेसिन जो है वो गोंडवाना काल की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। कौन सी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है? गोंडवाना चट्टान। अब ये गोंडवाना जो चट्टान है ये एक अवसादी चट्टान होती है जिसमें कोयला मिलता है, कोल मिलता है। ठीक है, ये जो चिरमिरी वाला क्षेत्र है, कोरिया का चिरमिरी वाला क्षेत्र, सूरजपुर और ये आपका बलरामपुर का हिस्सा ये कवर करता है। सभी प्राकृतिक भागों का हम एक डिटेल अध्ययन करेंगे, पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। अलग अलग लेक्चर में अलग अलग प्राकृतिक भाग को देखेंगे। गोंडवाना काल की चट्टानों में कोयला मिलता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे महत्वपूर्ण खनिज कोयला है और महत्वपूर्ण शैल जो है वो गोंडवाना है। जसपुर सामरी पाट में हम देख लेते हैं कि ये कौन से क्रम के चट्टानों से मिलकर बना हुआ है? दक्कन ट्रैप। अब ये दक्कन ट्रैप होता क्या है? एक्चुअल में ज्वालामुखी दरारों से बेसाल्ट युक्त लावा जो मिलता है उनसे दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण होता है। अब ये जो दक्कन ट्रैप जो चट्टानें हैं इससे खनिज मिलता है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम इसी से निकाला जाता है। तो ये जो टोटली पाट प्रदेश है, सामरी पाट है ना, और आपका मैन पाट, ये वाला हिस्सा पूरा बॉक्साइट का खदान है। ठीक है, जो बाल्को है, बाल्को को भी मैन पाट का जो बॉक्साइट है वहीं से निर्यात किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। हम देख लेंगे इसको, दक्कन ट्रैप और खनिज में बॉक्साइट। ठीक है, अब ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, ये बना हुआ है कडप्पा क्रम की चट्टानों से। कडप्पा क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। इस कडप्पा क्रम की चट्टानों में जो खनिज मिलता है वो है महत्वपूर्ण चूना मिलता है। चूना और आपका डोलोमाइट जो हिर्री माइंस है। हिर्री माइंस क्या है? हिर्री माइंस बिलासपुर, वहाँ सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है। उसके बाद हम देखें जो दंडकारण्य का पठार या इंद्रावती बेसिन जो है, ये इंद्रावती बेसिन जो है या दंडकारण्य पठार जो है वो धारवाड़ और ग्रेनाइट नीस प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। और इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे महत्वपूर्ण खनिज मिलता है लौह अयस्क। नीचे वाले भाग में लौह अयस्क हम देख लेते हैं कि ये आपका दंतेवाड़ा का बैलाडीला पर्वत जो है, यहाँ एशिया का सबसे
बड़ा खदान है और यहाँ सबसे उत्तम किस्म के आपके लोहे के अयस्क मिलते हैं। यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानों और ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, इसके अलावा टीन और हीरा इस क्षेत्र में मिलते हैं। छत्तीसगढ़ जो है टीन का उत्पादन करता है, सबसे अधिक टीन का उत्पादन करता है, जो कि आपके दंतेवाड़ा सुकमा वाले क्षेत्र में मिलता है। तो इसको हम अलग से देखेंगे, खनिज जब हम पढ़ेंगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। पूर्वी बघेलखंड का पठार या सरगुजा बेसिन, ये देखिए कि इसका विस्तार कहाँ है। ये आपका विस्तार है सरगुजा संभाग में, ओवरव्यू बता रहा हूँ। इसका विस्तार है आपका सरगुजा संभाग में और ये इसका विस्तार है आपका बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में। ठीक है, इसका जो टोटली विस्तार है आपका बस्तर संभाग में और दुर्ग संभाग का कुछ भाग राजनांदगांव का मोहला और मानपुर वाला एरिया दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है। वहाँ से क्या है, एक कोटरी नदी आती है। कोटरी नदी का जो बेसिन बनता है वो उस क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए तो हम देख लेते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एक ओवरव्यू। इसका हम जिलेवार अध्ययन करेंगे कि किस किस जिले में ये फैला हुआ है, उसको भी देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि पूर्वी बघेलखंड का पठार या सरगुजा बेसिन, इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि सोन और गंगा नदी है। सोन नदी है, इस क्षेत्र में सोन नदी है जो कि गंगा में जाकर मिल जाती है। और इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़, सोन नदी का जो उद्गम है वो नर्मदा अमरकंटक के आसपास है। तो ये जो सोन नदी है ये गंगा में जाकर मिलती है और छत्तीसगढ़ की इस क्षेत्र की नदियाँ जो पूर्वी बघेलखंड में बहती हैं वो जाकर मिलती हैं सोन नदी में। आखिर क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र का ढाल किस ओर है? उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर होने के कारण इस क्षेत्र की पूरी नदियाँ उत्तर की नदियों के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, यानी कि सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत यहाँ की नदियाँ, अधिकांश नदियाँ आती हैं। तो इसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर है और दक्षिण का ढाल आप याद रख लेना, उत्तर का उत्तर की ओर और दक्षिण का दक्षिण की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर है। उसको हम देखेंगे। उसी प्रकार जसपुर सामरी पाठ है, उसको हम देखते हैं कि यहाँ जसपुर सामरी पाठ में इब नदी है, महत्वपूर्ण नदी इब नदी है। ये इब नदी दक्षिण पूर्व की ओर जाकर, है ना, उड़ीसा में महानदी में मिल जाती है। अब इब नदी किस इस ओर आ रहा है, मतलब इसका ढाल किस ओर है? दक्षिण पूर्व की ओर है ना। इसलिए इस क्षेत्र की नदियाँ दक्षिण पूर्व की ओर जाकर मिल जाती हैं और अधिकांश नदियाँ जो है महानदी में जाकर मिलते हैं, इसलिए यह महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं इस क्षेत्र की नदियाँ। अब ये जैसे मैन पार्ट से मांड नदी निकलती है, मांड नदी भी दक्षिण में आकर इनसे मिल जाती है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर इसका विस्तार ढाल है। छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन हम कहें तो इसका जो ढाल है वो उत्तर से पूर्व की ओर है। देखते हैं कि ये जो महानदी है और ये आपका शिवनाथ नदी है, इस क्षेत्र की ओर बहती है। खैर इधर जो मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत का ढाल जिस ओर भी होगा उस मैकाल पर्वत से अगर कोई नदी निकलेगी तो उस क्षेत्र में होकर बहेगी जिस ओर उसका ढाल होगा। बट ये छत्तीसगढ़ के मैदान का जो ढाल है उत्तर से पूर्व की ओर है। अगर फाइनलाइज कहा जाए तो पूर्व की ओर इसका ढाल है, इसलिए इस क्षेत्र की नदियाँ उत्तर से जाकर पूर्व की ओर बह जाती हैं। इस क्षेत्र से निकलने वाली नदी भी ऐसे जाकर बह जाती हैं, है ना, पूर्व की ओर, इसलिए इस क्षेत्र का ढाल पूर्व की ओर निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार दंडकारण्य का पठार या इंद्रावती बेसिन जो है इसका जो ढाल है वो दक्षिण की ओर है। इधर हम देखते हैं कि एक गोदावरी नदी बहती है जो कि भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है ना, लगभग छत्तीसगढ़ से 40 किलोमीटर होकर बहती है और उड़ीसा के कोरापुट कालाहंडी पहाड़ी से एक नदी आती है इंद्रावती नदी। ये इस क्षेत्र में आकर, ठीक है ना, दक्षिण से पश्चिम जाकर ये क्या करती है, गोदावरी नदी में मिल जाते हैं, इसलिए इसका विस्तार डिसाइड किया गया है दक्षिण से पश्चिम भी बोल सकते हैं। ये सभी फैक्ट याद रखना, किस और किसका ढाल है। पूर्वी बघेलखंड का पठार इसकी सबसे ऊंची चोटी। अब हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी वाला भाग है और दक्षिण वाला भाग है टोटली पहाड़ी और पर्वत क्षेत्र से, पाट क्षेत्र से मिलकर बना हुआ है। तो इसकी कुछ चोटियां हैं उसको हम देखने वाले हैं कि इस क्षेत्र में
ये जो भाग है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। इसमें एक है कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर पर्वत श्रृंखला में एक है चोटी देवगढ़ चोटी। देवगढ़ चोटी जो कि 1033 मीटर के आसपास है। 1033 मीटर कैमूर पर्वत में है और इसी कैमूर पर्वत से हसदो नदी का उद्गम होता है। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ 1033 मीटर। हालांकि बहुत सारी चोटियां हैं, उसको हम डिटेल से जब चोटी पढ़ेंगे उसमें अध्ययन करेंगे। अब जो आपका जसपुर सामरी का पाट प्रदेश है, ये जो जसपुर सामरी का पाट प्रदेश छोटा हिस्सा है, सब छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश जसपुर सामरी पाट। इसी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है गौरलाटा, जो कि 1225 मीटर है। 1225 मीटर। ये कौन से पार्ट में है? तो हम जानते हैं कि ये सामरी पार्ट में है। अब ये जो पार्ट बहुत नाम आ रहा है, तो पार्ट ऐसे क्षेत्र होते हैं जो ऊपर उठे हुए रहते हैं और जिनकी ऊंचाई 700 मीटर के ऊपर होती है और किनारे पर ये स्लोप लिए हुए रहते हैं। तीव्र ढाल जिनका होता है वो पाट प्रदेश कहलाता है। ये गौरलाटा चोटी सबसे ऊंची चोटी है छत्तीसगढ़ की और जसपुर सामरी पाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। उसी प्रकार अगर हम देखें मध्य भाग, छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है वो इस क्षेत्र में एक मैकाल पर्वत पाया जाता है। मैकाल पर्वत जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा निर्धारित करती है। तो ये जो मैकाल पर्वत है, इसी में एक चोटी है बदरगढ़, जो कि कवर्धा के आसपास है। इसको हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। बदरगढ़ 1176 मीटर। जैसे हम जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, 8 किलोमीटर 848 मीटर। तो वो उसी प्रकार इस मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी है 1176 मीटर। और सबसे ऊंचा जो पाट प्रदेश है, हालांकि सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, लेकिन सबसे ऊंचा पाट कौन सा है? आपका सामरी पाट सबसे ऊंचा पाट है। उसी प्रकार मैकाल पर्वत में जो बदरगढ़ है वो सबसे ऊंची चोटी है 1176 मीटर। और उसी प्रकार दक्षिण क्षेत्र में हम आए तो एक बैलाडीला है। बैलाडीला में ये बदरगढ़ किस में है? आपका मैकल पर्वत श्रेणी में। और गौरलाटा कहाँ है? आपका सामरी पाट में। उसी प्रकार ये सामरी पाट कहाँ है? बलरामपुर में। और ये इसका जो विस्तार है सामरी पाट का, वो जशपुर और बलरामपुर दोनों में है। देवगढ़ का देखें, देवगढ़ किस में है? आपके कैमूर पर्वत में। ये कैमूर पर्वत किसका उद्गम है? हसदो नदी का। अब ये जो बैलाडीला है उसमें एक शिखर है नंदीराज शिखर, जो 1210 मीटर है। ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज 1210 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन का हमने ओवरव्यू देखा है। अब इसको हम एक डिटेल से अध्ययन करेंगे कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में फैला हुआ है, यहाँ पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, नदी अफवाह तंत्र किस प्रकार के हैं। इसका हम एक डिटेल अध्ययन करेंगे, क्रमवार अध्ययन करेंगे, एक एक प्राकृतिक विभाग को लेकर अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो इसमें छूटा हुआ है बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोई प्राकृतिक भाग के बारे में।